हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करते हैं एक मॉडल पेपर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का। ये मैथ्स का पेपर मेरे हाथ में है और वैसे ये 2019 का पेपर है, इसलिए आप इसको अंत तक गौर से देखिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं इसको केवल हल न करूं बल्कि आपकी समझ में भी आ जाए कि कोई सवाल को किस तरह से हल किया जाता है। तो ठीक है, जो पहला प्रश्न है इसको मैं इस ढंग से सॉल्व करूंगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे इसको समझ पाएंगे और इसलिए आप अंत तक गौर से देखिए तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा पेपर के सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है जरूरी है। तो ये पहला सवाल है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? देखिए, एक बच्चे ने क्या किया, 7236 को उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था और उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके आंसर में कितने का अंतर आया। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका अंतर निकाल देना है। तो ये आंसर आया, तो अंतर कितने का रहा, 65,124, 65,124 का अंतर। ठीक है, आपने सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो इस ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे कोष्ठ को सॉल्व करते हैं। जो सबसे छोटा ब्रैकेट है, इससे पहले ये मंझला वाला ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो 1 डिवाइड बाय, इसको हम वैसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और डिवाइड बाय, बल्कि हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। इस क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके आगे का उल्टा हो जाता है। इसको हम अलग पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको देखो, यहाँ नीचे का हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई से 3 3 जा 9 और माइनस 4 1 जा 4, ऐसे ही करते हैं आप लोग। तो ये क्या हो गया, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पे 5/12 होना था, लेकिन हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा, 12/5। तो इसको हम हल करेंगे तो सीधा यहाँ पे 12/65 जो 30 हो गया। तो इसका भी 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये तो अपने आप ही 30 है, ठीक है, इसका मान कितना है 30, और यहाँ ऊपर हो गए दोनों 12 कम 12 12, तो 12/30 है ये, डिवाइड बाय। तो इस सबको देखिए, 15 1 जब 15, नीचे तो सबका 30 आ गया, तो 15 में 10 ऐड किया, 15 10 25, अब 25 में ये 12 ऐड किया 25 में, तो 37 हो गया। तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय 37/30। अब इसको हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई को में चेंज कर देंगे हम, तो ये आगे वाला उल्टा हो जाएगा। तो बस आंसर इसका, आंसर इसका आ गया, 30 को 1 से मल्टी तो 30/37 आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न आकृति की परिधि बताइए। परिधि का मतलब परिमाप होता है, पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये जो चित्र दे रखा है इसका पेरीमीटर आपको बताना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाहरी माप। तो बाहर की माप आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं, आप कहीं से भी शुरू करते हैं। हमने इस कोने से शुरू किया तो यहाँ से यहाँ तक चले 4 सेंटीमीटर चले, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर को कितना चलेंगे, यहाँ पे देखो 0.5 सेंटीमीटर है, यहाँ ऊपर भी 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 0.5, तो इसमें 4.0 पहले ऊपर कर देंगे, अब यहाँ पे 0.5 लिखेंगे, 0.5, ठीक है ना। और यहाँ से फिर यहाँ चले तो 2.5 है, 2.5, फिर यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ तक भी 2.5 है, फिर यहाँ से ऊपर चले यहाँ तक तो फिर 0.5 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ चले तो 4 है, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे 4.0, फिर यहाँ से यहाँ चले तो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम ऐड कर देंगे।
तो इसका जो पेरीमीटर आया 15 सेंटीमीटर आया, 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपको चकराने के लिए जो आंसर दे रखे हैं, यहाँ 15 सेंटीमीटर है, यहाँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल आता है, परिमाप केवल सेंटीमीटर में ही आता है, तो इसका आंसर 15 सेंटीमीटर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। देखिए एक इसमें यहाँ चित्र बना के भी दे रखा है, लेकिन इससे बढ़िया मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आयताकार है, एक रेक्टेंगल के आकार का एक फ्लोर है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। इसके अंदर एक कारपेट बिछा रखा है। वो जो कारपेट का शेप है वो वर्गाकार है। वर्गाकार बोले तो लंबाई चौड़ाई बराबर है। अब उसकी जो साइड है, देखिए बाहर की जो फर्श की साइड है वो है 5 मीटर और 4 मीटर, और जो अंदर का जो कारपेट बिछा रखा है वो 3 मीटर साइड का है। ये स्क्वायर शेप में है, बाहर वाला रेक्टेंगल शेप में है। अब हमने जो क्षेत्रफल बताना, जो एरिया बताना है, इसका बताना है जहां कारपेट नहीं बिछा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर का एरिया लेंगे पूरे फर्श का। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5 गुणा 4, तो इसका मतलब 20 मीटर स्क्वायर। अब जो कारपेट का एरिया है वो है 3 इंटू 3, 9 मीटर स्क्वायर। तो 20 में से 9 गया, 11 मीटर स्क्वायर वो क्षेत्र है जहां कारपेट नहीं बिछा है। 11 मीटर स्क्वायर, 11 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जो 6, 12, 18 से भाज्य होती है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की जहां बात होती है वहां एल, स्मॉलेस्ट का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालते हैं। यानी हिंदी में बोले तो लघुत्तम बोलते हैं, सबसे छोटी के लिए लॉ बोलते हैं, जिसको लॉ लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम। इंग्लिश वाले बच्चे एलसीएम के रूप में समझते हैं, हिंदी वाले लघुत्तम समापवर्ती। तो इसका कहने का मतलब इसका एलसीएम लेने का जो सबसे अच्छा मेथड है 6, 12, 18 हम लिख देंगे। इसमें डिवाइड करते हैं अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर 2 से करेंगे, 3 को डिवाइड नहीं हो सकता, 2 3 जा 3, 2 जा 2 3 जा 6, और 9 भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से होंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो 36 होगा। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि यहां आंसर में ये 36 नहीं दिया हुआ है, या तो ये सवाल मिसप्रिंट हुआ है, या ये दूसरे ढंग से आपको देखना चाहता है कि इनमें से ये संख्या बताने। तो इनमें से हम देखेंगे कि 36 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या डिवाइड हो रही है, जिसमें 36 का जो फिर गुणज होगा उसी में ये वही इन तीनों का भी गुणज होगा। तो देखिए 60 में 36 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता। 120 भी नहीं हो रही है, 180 हो रही है। 36 को 5 बार अगर हम डिवाइड करेंगे तो 180 में जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 180 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कोण में से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिकोण को दर्शाता है। समद्विबाहु कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। Which of the following measures of angles given can be those of isosceles triangle। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसमें दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, तो इसके लिए इसके दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो दो एंगल बराबर, हम अगर एक कोण 90 है तो दूसरा 45 है, तो इसका मतलब तीसरा भी 45 है।
और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जो इनर उसके एंगल्स होते हैं उनका योग होता है 180 हो गया। तो ये पहला ही एंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसका तीनों कोणों को जोड़ के 180 आ रहा है। एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर उसकी परिधि 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना है? The length of a rectangle is 5 centimeter more than its breadth. If the perimeter of the rectangle is 50 centimeter, then what is the area? देखिए यहां पे जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो थोड़ा 5 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये ज्यादा है। अब इसका जो पेरीमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 50 इन चारों का जोड़ होता है 1 2 3 4, तो चारों का जोड़ अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब दो भुजाओं की लंबाई कितनी है? 50 का आधा हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर में एक 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो 25 में से पहले 5 कम कर दो तो बचा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 20 सेंटीमीटर में ये दो चीजें शामिल है, एक इसकी चौड़ाई और एक इसकी लंबाई का ये वाला हिस्सा जो दोनों बराबर है, चौड़ाई के बराबर ये है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो अलग ज्यादा था ये तो हमने अलग ले लिया है। तो 20 सेंटीमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 0 में 0 बार भाग देके ये 10 सेंटीमीटर की ये आ गई इसकी ब्रेथ। तो इसे 5 सेंटीमीटर ये 10th यहां सब हो गया प्लस 5 हो गया, 10 प्लस 5 यानी 15 हो गया। तो इसका एरिया बताना है, ठीक है ना। तो एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 15 इंटू 10 तो 150 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर जिसे कहते हैं 150 वर्ग सेंटीमीटर होगी। 12 लोग एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 20 लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 persons can finish a piece of work in 15 days. In how many days will the same work be completed by 20 persons? देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका इसका क्या होता है, एक तरफ पर्सन लिख दो, पर्सन का मतलब लोग, पर्सन्स, एक तरफ लिखिए डेज, कितने दिन में। तो पहले जितने पर्सन कितने दिन में कर रहे हैं? 12 पर्सन कर रहे हैं 15 डेज में। अब पर्सन्स कितने हो गए? 20, तो यहाँ x डेज, तीर का निशान नीचे इसलिए क्योंकि ये लिखा जाएगा जिधर तीर का निशान होता है वो इस तरह से लिखा जाता है x बाई 15 इक्वल टू, अब यहाँ इस पे उल्टा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर्सन्स बढ़ रहे हैं, व्यक्ति जहां बढ़ते हैं तो काम के दिन घट जाते हैं, इसका संबंध उल्टा है, इसलिए ये 12/20 हो जाएगा। और अगली लाइन पे क्या हो जाएगा? 15, इसका पक्षांतर हम करेंगे तो ये यहां चला जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 डेज आया। तो 20 देखिए यहाँ आदमी बढ़े तो दिन घट गए, तो 9 डेज में ये इस काम को पूरा करेंगे। दो अभाज्य संख्या का लॉस ऑफ कितना होता है? द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज। तो देखिए दो कोई भी अभाज्य संख्याएं हम लेते हैं, माना हमने ले ली 13 और 17, तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स क्या करेंगे तो इसमें और किसी प्राइम, क्योंकि अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर में केवल इसी से डिवाइड होंगे और ये 17 का भी केवल 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा करने पर ही इनका एलसीएम निकलेगा। तो इनका जो एलसीएम होता है वो इनका गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के 1000 छात्रों में से 330 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं, 400 बच्चे पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ते हैं। स्कूल में कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते हैं? इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट 330 comes by bus, 400 comes by walking and the remaining are dropped by parents. What is the percentage of students that do not ride the bus
टू स्कूल, तो हमने परसेंट उसका बताना जो बस से नहीं आते हैं। तो टोटल छात्र 1000 है, टोटल कितने हैं 1000 है, 1000। तो 1000 में से जो बस से आते हैं वो 330 है। तो 670 बच्चे ऐसे हैं जो बस से नहीं आते हैं, जो बस से नहीं आते हैं। तो इसका परसेंट बताना है, तो परसेंट हमेशा टोटल पे निकाला जाता है। टोटल बच्चों में से 670 कितने में से 1000 बच्चों में से। तो इसका जो परसेंट निकालेंगे हम इंटू 100 करेंगे। अगर इसको नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करें और ये नीचे वाला 100 है, इसका प्रतिशत का निशान बन गया, ये यहाँ चला गया। तो अब देखिए इसमें 3 0 1 2 3 कटे 1 2 3, तो इसका मतलब 67% बच्चे ऐसे हैं जो बस से नहीं आते हैं। एक ट्रेन स्टेशन अ से स्टेशन ब तक 616 किलोमीटर की दूरी 112 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से पूरा करती है। वह स्टेशन ब पर 1 घंटा रुकती है, फिर वापस आती है। वह पूरी यात्रा को करने में उसे कितना समय लगता है स्टेशन अ से ब तक और फिर वापस आना। A train from station A to station B covers a distance of 616 km at a uniform speed of 112 km per hour. It halt at station B for 1 hour before starting back. How much time will it take to complete the journey and reach back to station A? A है और ये B है। इसकी जो दूरी है 616 किलोमीटर है, 616 किलोमीटर है, और जो स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर। अब इसने जो दूरी तय करी तो 606 किलोमीटर 16 किलोमीटर आने में और इतनी जाने में, तो ये इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो गया 1232 किलोमीटर। अब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डी अपॉन एस, मतलब दूरी बटे चाल, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई इतनी और स्पीड हो गई 112। अब इसको काटिए, तो देखिए ये बड़े आराम से इसमें डिवाइड हो रहा है। 112 कम 112, 112 कम 112, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे 12 मिलके 112, तो 12 कम 11 आ रहा है। मैंने यहाँ भाग दे के भी देखा तो 11 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब 11 आवर तो इसको आने जाने में लगे, लेकिन 1 घंटा इसने हॉल्ट किया, तो इसका 12 आवर का समय लगा। एक स्कूल में 17 कमरे हैं, हर एक कमरे में 2 पंखे, 4 एलईडी बल्ब लगे हैं। पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच की जरूरत होगी अगर हर पंखे के लिए 1 और 2 एलईडी बल्ब के लिए भी 1 स्विच चाहिए। There are 17 rooms in a school. Every room has 2 fans and 4 LED bulb. How many switches are required for the school if every fan requires a switch and 1 switch is required for every 2 bulbs? यहाँ पे स्कूल में रूम है 17, ठीक है ना, ये रूम है, रूम मानी कमरे, 17 कमरे हैं और एक कमरे में 2 फैन है, और इस पे स्विच भी एक पंखे पे 1 लगना है, तो दो स्विच चाहिए, 2 स्विच चाहिए। और यहाँ पे जब एक कमरे में 4 एलईडी है लेकिन 2 एलईडी पे 1 स्विच है, तो ये जो है 2 ही स्विच चाहिए यहाँ, ठीक है। तो यहां का मतलब एक कमरे में चाहिए 4 स्विच, 1 रूम टू 4 स्विच, तो 17 रूम इक्वल टू 17 इंटू 4, तो 68 स्विच चाहिए। 2 संख्या का गुणनफल 12.194 है। इनमें से अगर एक संख्या 4.694.69 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स is 12.194 if one of them is 4.69, what the other numbers
इच। दूसरा अंक क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी इनका उत्तर दे रखा, गुणा करने के बाद आता है 12.194 और एक संख्या उसमें दे रखी है 4.69। तो दूसरी संख्या क्या होगी? x होगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 12.194 बाई 469। अब क्या क्या होता है कि इसमें जो दशमलव होता है इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत आसान तरीका ये भी है, यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है, यहाँ 3 अंकों के, तो हमने क्या किया, इसका दशमलव हटा दिया, 2 अंक इधर। तो 2 अंक इधर का मतलब इसका 469 पॉइंट यहाँ 2 अंकों के आगे ले गए, और इसका भी तब 2 ही अंकों के आगे ले जाना पड़ेगा, 194। तो इसके 2 अंक यहाँ चला जाएगा। तो कहने का मतलब अब हमें भाग जो डिवाइड करना है 469 से करना है 1219.4। ठीक है ना, 4 3 12, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 6 जा 12 और 1 13 और 2 4 जा 8 और 9। यहाँ 1 11 में से 3 गया 8 और यहाँ 11 में से 9 गया 2, 281 आया। अब यहाँ दशमलव और यहाँ 4 होगा। तो 4 7 28, तो 6 बार देते हैं, 6 9 जा 54, 5 6 6 जा 36, 6 6 का 36 और 5 41 का 1 हासिल 4 कैरी ऑन 4 और 6 4 जा 6 6 को 24 और 4 28। देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2.6 इसका आंसर आ गया, दूसरी संख्या 2.6। राहुल ने एक कुर्सी 600 में खरीदी, 200 उसकी मरम्मत पर लगाए, उसने उसको फिर 1000 में बेच दिया उसे। तो राहुल परचेज अ चेयर फॉर 600 एंड यूजेस ₹200 फॉर रिपेयर्स। इफ ही सेल इट फॉर 1000 देन ही हैज। उसको क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? और ये परसेंट में दे रखा है, कहते हैं क्रय मूल्य या सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना था? 600 था, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इस पे, क्योंकि इसमें जो 200 है इसने और खर्च किया, ये रिपेयर पे खर्च किया, ये कॉस्ट प्राइस में ही शामिल होगा। तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, रियल कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 रुपीज है, और बेचा उसने 1000 में, तो इसको 1000 में से 800 माइनस कर दो, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का। अब प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालना चाहें तो प्रॉफिट परसेंट आप जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो सीपी 800, तो 0 0 कटा, ये 0 0 कटा। अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 प्रॉफिट मींस लाभ। ठीक है, 25% लाभ हुआ। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? The temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degree will be temperature dropped in the next 10 days? तो देखिए ये गिर रहा है 30 दिनों में 15 डिग्री गिरा, 30 डेज में गिरा 15 डिग्री, तो 1 डेज में कितना गिरेगा? 15/30, यानी अगर हम इसको काटते हैं तो 1/2 डिग्री, आधा डिग्री गिर रहा है। तो 10 डेज में आधा को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 डिग्री गिरेगा। आम से भरी टोकरी में आम जब 2 करके गिने तो 1 एक्स्ट्रा मिला, जब 3 करके गिना तो 2 एक्स्ट्रा, जब 4 करके गिना तो 3 एक्स्ट्रा, जब 5 करके गिना तो 4 एक्स्ट्रा, जब 6 करके गिना तो 5 एक्स्ट्रा, परंतु जब 7 करके गिना तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा। उस आम की टोकरी में कम से कम कितने आम थे? From a basket of mangoes, when counted in twos, there was 1 extra. Counted in threes, counted in fours, there were 3 extra.
Counted in fives, there were 4 extra. Counted in sixes, there were 5 extra. But counted in sevens, there were no extra. At least how many mangoes were there in the basket? तो देखिए उसमें 7 7 करके एक भी आम नहीं बच रहा, इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल है, गुणज है। तो इसमें देखिए 7 का भाव जा रहा है कि नहीं, तो 7 एकम 7, 4 बचे 41 हुआ, तो 41 में भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब इसमें भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये होगा 7 से डिवाइड, 7 1 7, 49 हो रहा है 7, तो इसका मतलब 17 बार भाग जा रहा है, 17 17 119 होता है, 17 7 जा 119, तो 119 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 4 से देंगे, 3 से देंगे तो 2 बचेगा, और 4 से देंगे तो 3 बचेगा, 5 से देंगे तो 4 बचेगा, और 6 से देंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, कौन सी दो अंकों की संख्या जब 27 से जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह उलट हो जाती है, ज्ञात कीजिए। Which of the following two digit number when added to 27 gets reversed? तो देखिए हम इसको ऐसे प्रश्नों को ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना, इसको केवल उत्तर से ही देखिए। अगर हम 27 में 27 को ही जोड़े तो क्या इसके अंकों की संख्या उल्टी होती है कि नहीं होती है? नहीं हो रही है, ठीक है ना, 27 की उल्टी नहीं हो रही है, तो हम इससे देखेंगे 24 में हम 27 जोड़ेंगे तो 1 और 51 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 47 को हम जोड़ेंगे 27 तो 7 7 14, 1 4 2 6 1 7 14, देखिए 47 की उल्टी हो रही है। 47 में पहले 4 था फिर 7, तो इसका 7 पहले 4 बाद में आ गया, तो इसका मतलब आंसर 47। राधा की आय व्यय का अनुपात 7:5। अगर वो महीने में 2000 बचाती है तो उसकी सालाना आय कितनी? द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर of Radha is 7:5. If she saves 2000 a month, what is her annual income? मतलब इनकम, अगर इनकम 7 है तो ये जो व्यय कर रही है 5 कर रही है, तो इसकी सेविंग कितनी हो रही है? 7 में से 5 माइनस कर दीजिए, यानी 2 रुपीज की हो रही है। तो अनुपात में एक अनुपात को एक बार बांटने पे 2 रुपीज हो रही है, तो 2000 में कितनी बार बटेगा? 2000 कितनी बार बटेगा? 2 से बांटिए इसको, 2 1 2, इसका मतलब 1000 टाइम। 1000 को हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी टोटल इनकम 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी टोटल इनकम हो गई 7000। कितना हो गया? 7000 रुपीज। ये यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए कि ये मंथली इनकम है, और यहाँ पूछ रखा है वार्षिक सालाना आय यानी एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी? 7000 को मल्टीप्लाई 12 से कर दो, तो 1284 84,000 एनुअल हो जाएगी। ठीक है, एक आयताकार आकार के लॉन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:5 है। यदि उसमें बाड़ लगाने में 3200 रुपए का खर्च आता है, 2 रुपए प्रति मीटर की दर से उस लॉन को विकसित करने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा? द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 3:5। इट कॉस्ट ऑफ 3200 टू फेंस इट एट द रेट ऑफ 2 a meter. What would be the cost of developing the loan at the rate of ₹10 per square meter? एक वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पे समझना है कि कोई लोन है, इसको भार का खर्चा दिखा रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:5, क्योंकि इसका 2 रुपए प्रति वर्ग की मीटर से खर्चा आया 3200 का, तो 3200 का फेंस करने में तो फेंस लगते हैं भार, तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा? इसका पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा? तो 3200 में हम 2 का भाग कर दे देंगे, तो ये आएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1600 आ जाएगा इसका। तो 1600 कितनी बार हुआ? अगर इसकी 5:3 5:3 है, तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो 5 5 10 और यहाँ 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका परिमाप हो गया 16 इस दर से, और वास्तव में परिमाप है 1600।
तो इसका मतलब इसका जो लेंथ हो गई, तो हम 16 अपॉन ये करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी लेंथ 500 हो गई और ब्रेथ हो गई 300 मीटर, और ये हो गया 500 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो 500 गुणा 300 हो जाएगा, तो 5 या 15 15 इतना इतना हो जाएगा। अब इसको 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आएगा, तो इंटू 10 हो जाएगा। तो इसमें इंटू 10 करने पे क्या हो जाएगा, 15 के आगे एक जीरो और लगेगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 15 लाख का खर्चा टोटल इस पे आएगा। ए, बी और सी एक रकम को आपस में 4:7:9 के अनुपात में बांटते हैं। अगर बी का हिस्सा 2,989 है तो पूरी रकम ज्ञात कीजिए। A, B and C divide an amount amongst themselves in ratio 4:7:9 respectively. If B's share in the amount is 2,989, what is the total amount? टोटल अमाउंट क्या होगी अगर B का हिस्सा इतना है? तो हमने इसका रेशियो सबसे पहले देखेंगे। रेशियो क्या है, 4:7:9 है, ठीक है ना। तो अगर इसको 4 मिलते हैं ए को, बी को 7 मिलते हैं, तो सी को 9 मिलते हैं। तो बी को मिले 2,989, तो इसको 7 मिले, तो हम देखिए 7 कितनी बार मिले, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 48, 7 6 28, 1 बचा 18 हुआ, तो 7 2 14, 7 2 जा 14, 4 49 हुआ, तो 7 9 हुआ। उसमें 7 7 जा 49, तो 4 2 7 मिले, 4 2 7 बार बटाए, ठीक है, टाइम 4 2 7 टाइम बटा। तो हमने हिस्सा किसका बताना है, तो पूरी रकम ज्ञात कीजिए। 427 टाइम बांटने पर 4 वाले को मिला इतना, 9 वाले को इतना मिला, और 7 वाले को तो पहले ही दे रखा है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो 8,540 8,540 रुपए ये सब में बांटे गए। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब एक अध्यापक को सम्मिलित किया जाता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ a class of 40 students is 18 years. When the teacher's age is also included, to calculate the average age becomes 19 years. What is the teacher's age? 40 स्टूडेंट्स की कितनी है, 18 ईयर है। तो टोटल एज निकालेंगे हम पहले। टोटल कितनी हो रही है, 18 इंटू 40 कर दीजिए, 8 4 18 चौको 72, 18 4 जा 72 0, तो 800 720 ईयर हो रही है, ठीक है ना, ईयर्स हो रही है। तो अब एवरेज एज एक ईयर बढ़ गई, तो अब 41 हो गए। कितने हो गए, 41। टीचर सम्मिलित हो गया तो अब 19 हो गई, तो अब टोटल एज कितनी हो गई, 41 इंटू 19। तो अंतर कितना है, 77 ईयर्स हो गई, ये 5 हो गया, तो 59 ईयर्स जो है टीचर्स की एज हो गई। What is the greatest number which when divides 3,026 and 5,053 leaves reminders 11 and 13 respectively? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3,026 तथा 5,053 को भाग देने पे क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। तो जहां पर ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात होती है वहां पर अक्सर जो है HCF या मॉस का सवाल होता है। इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इन संख्याओं में भाग देने पर एक में 11 और 13 शेष बचता है, यानी 3026 में भाग देने पर 11 शेष बचेगा और 5053 में भाग डिवाइड करने पे 13 शेष बचेगा। तो इसको पहले ही कम कर देते हैं हम।
यानी 3015 और 5040 का हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो HCF का मतलब छोटे वाले का भाग हम बड़े वाले में दे देते हैं, तो एक ही बार जाएगा 5, 3 में से 1 गया 2, 0, 2। अब इससे भाग देंगे हम 15 को, यहाँ पे एक ही बार भाग जाएगा 25, 5, 5, 0 और 11 में से 2 गया 9 और यहाँ भी 9। अब देखिए मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ, वहां जगह नहीं है, तो 9, 9, 0 से डिवाइड करेंगे 2, 0, 25 को, तो 9 दूनी 18, 2 बार हो रहा है, 2, 0 का 0, 2, 9 जा 18, 1, 2, 9 जा 18 और 19। अब बचा यहाँ 5 और यहाँ 12 में से हो गया 4, तो 45 से हम डिवाइड करेंगे 990 को, तो 45 दूना 90 और फिर यहाँ 90 बचा, तो 45 दूना 90, तो इसका मतलब 45 आंसर। रवि परचेज्ड अ चेयर at ₹500 and sold it 550. What is his gain or loss %? तो रवि ने 500 रुपए में कुर्सी खरीदी और 550 में बेच दी, तो लाभ हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे लाभ कितने रुपए का हुआ, तो 550 में से ये माइनस कर दो, तो 50 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकलता है, प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य को, तो क्रय किया था 500 में, तो ये देखिए ये कट गया और 5 1 जो 5 5, तो 10% का प्रॉफिट उसे हुआ। A certain distance is being covered in 28 hours by walking with a speed of 5 km/h. If the speed is increased by 2 km/h, then how much time the same distance will be covered? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर किसी दूरी को 28 घंटे में पूरा किया जाता है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी कितने समय में पूरी होगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि d बराबर डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड है, जिसका मतलब 140 किलोमीटर जाना है। अब स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी अब जो स्पीड हो गई, न्यू स्पीड कितनी हो गई, अब 5 में 2 किलोमीटर और आ गया, तो इसका मतलब 7 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 7 किलोमीटर पर आवर के टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 7 2 जा 14 और 20 आवर लगेंगे, 20 घंटे में वह दूरी तय होगी। A piece of wire 7 by 8 meter long broke into 2 pieces. 2 टुकड़ों में बट गया ये, ठीक है ना। One piece was 1 by 4 meter long. How long is the other piece? एक तार की चोटी जो है, एक तार की टुकड़ा था, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये इसकी जो लंबाई थी वो 7/8 मीटर थी। अब इसके 2 पीस हो गए, तो एक पीस हो गया इसका 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। तो दूसरा पीस कितना, तो 7/8 में से हम 1/4 1/4 को माइनस कर देंगे, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 - 2, यानी दूसरे की जो लंबाई थी वो 5/8 मीटर थी। What is the missing number in the sequence 2, 5, 10, 14, 18, 23, 26, 32? इस श्रेणी में लुप्त पद क्या है आपने बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसका ऐसा मिलान हो रहा है, 2 से 10 जो है 8 ज्यादा है, 10 में 8 ऐड करके 18, 18 में 8 ऐड करके 26 और 26 में 8 ऐड करके 34। 30 men can do a piece of work in 16 days. In how many days 8 men can do same work? 30 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिनों में करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक तरफ आदमी लिख दो मैन और एक तरफ दिन लिख दीजिए डेज। तो पहले जो दे रखा है 30 मैन, उसको 16 डेज में, इसको मैन कर दीजिए मैन।
ठीक है ना। तो 30 मैन 16 डेज में, तो 8 मैन कितने डेज में, x डेज में। तो ये इधर, तो यहाँ जो है उल्टा तीर इसमें लगता है, क्योंकि जब आदमी बढ़ते हैं तो दिन घट जाते हैं। तो x बाई 16 इक्वल टू 30/8। तो ये 16 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा, तो ये 60 डेज। Ram, Shyam and Mohan runs at the speed of 75, 50 and 30 meter per minute respectively. After how much time will they meet together for the first time running with the same speed? राम, श्याम, मोहन क्रमशः 75, 50 और 30 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ते हुए वो पहली बार कितनी देर में आपस में मिलेंगे। तो देखिए रन कर रहे हैं, एक कर रहे हैं 75 की स्पीड से, एक कर रहे हैं 50 की स्पीड से और एक कर रहे हैं 30 की स्पीड से। इसका मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे इसका गुणज मिलेगा, गुणन मींस मल्टीपल। तो जहाँ पे तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, इसका मतलब इसका एलसीएम या लॉस और निकालना होगा। ठीक है कि हमने इसका लॉस और निकाला, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स ज्ञात किए, तो इसको प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल आया 150। इसका मतलब 150 मिनट बाद मिलेंगे। तो 150 मिनट में जो घंटे होते हैं वो 2 आवर पूरे होते हैं, 30/60, यानी इसको काट देंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा, तो 2 होल 1/2। तो इसका मतलब 5/2 आवर यहाँ पे दे रखा है, इतने घंटे बाद मिलेंगे। रिप्रेजेंट 26 किलोग्राम 5 ग्राम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल का कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें क्या करना है, दशमलव की अवधारणा का उपयोग कर 26 किलो और 5 ग्राम को प्रतिनिधित्व करें, मतलब किस में लिखना है, ये डेसिमल में लिखना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 26 kg है, तो 26 इंटू 1000, तो कितना हो गया 26,000, और इसमें हो गया 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम को हम ऐड कर देंगे, तो 26,005 ग्राम हो गया। तो इसका किलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसके 3 अंकों के पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो ये जो है 26.005 किलोग्राम हो जाएगा। तो फिर हम किलोग्राम इसको लिखेंगे, तो ये वाला आंसर सही है। अब हम पहुंच गए प्रश्न नंबर 31 पे। At what rate a sum of ₹6,000 will amount to ₹7,800 in 5 years? किस दर पर 6,000 रुपए की राशि 5 साल में 7,800 या 7,800 रुपए हो जाएगी। तो अब हमने इसमें दर ज्ञात करनी है। तो दर के लिए सबसे पहले हमें साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र धन है। ये टोटल अमाउंट दे रखी है तो 7,800 और जो अमाउंट थी वो 6,000 थी। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट का पता चल जाएगा। तो इसका मतलब 1,800 रुपए जो है साधारण ब्याज है। तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर होता है। तो P का मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन 6,000 रुपए है। ठीक है, इंटू आर हमें ज्ञात करना है और समय 5 ईयर है, अपॉन 100 इक्वल टू 8,100। तो हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये 1800 तो अपनी जगह रहेगा, इंटू 100 ये पक्षांतर करने पे ऊपर चला जाएगा और अपॉन आ जाएगा 6,000 नीचे इंटू 5 नीचे। ये 3 जीरो कटे, यहाँ के 2 जीरो और एक मैंने यहाँ से काट दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो 3 दोनों 6%, ये जो है दर निकली। What will be the depth of cubical pond whose volume is 7 to 9 meter cube? उस घनाकार जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन इतना है। देखिए अगर जलाशय घनाकार है तो इसका मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई बराबर है। तो इसका मतलब इसमें हम तीनों चीज जब इक्वल होंगी तो हम क्या निकालते हैं, जब किसी का वॉल्यूम दे रखा होता है तो 7 to 9 का तो हम इसका क्यूब रूट, हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ 3 का जोड़ा आप बनाइए, तो ये 3 3 का एक जोड़ा बना और ये 3 3 3 का एक जोड़ा।
तो 3 इंटू 3 यानी 9 मीटर इसकी डेप्थ होगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड जो है 2 बार है, ये 6 डिवाइड 3 और यहाँ 45 डिवाइड 5। तो हम बाकी को वैसे लिख देते हैं 3 इंटू 7 प्लस 4 माइनस, और 3 का भाग अगर हम 6 में करें, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, -7 प्लस 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 नंबर 45 होता है, 9 इंटू 4 प्लस 49। ठीक है ना, ये 2 हमने यही इस पे सॉल्व कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। इनटू का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू करके 7 या 21 3 7 या 21 प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, पहले प्लस प्लस लिया हुआ 9 चौको 36, तो प्लस 36 यहाँ ले आए, प्लस 49 यहाँ ले आए। अब -2 और -7 हम बाद में लेंगे, -2 -7, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं और ये प्लस प्लस भी जुड़ते हैं। तो इसका जोड़ 110 आया, और माइनस माइनस को भी हमने जोड़ दिया तो ऋण 9 माइनस कितना आया, तो इसमें से 9 गया तो 101 आंसर। In what time a train whose length is 100 meter moving with a speed of 60 km per hour crosses a platform whose length is 150 meter। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है और एक ट्रेन की लंबाई। तो इन दोनों की लंबाइयों को हम जोड़ देंगे, उतनी दूरी उसने तय करी। 150 प्लेटफॉर्म और 100 ट्रेन, तो 250 मीटर की दूरी तय की। लेकिन यहाँ देखिए स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो 60 किलोमीटर पर आवर को हम जो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से 50/3 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कि कितना समय इसको लगा, तो टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई 250 अपॉन 50/3 होगा, तो बाई 3 ऊपर चला जाता है। ये देखिए ये कट गया 0 से 0, 5 5 जा, तो इसका मतलब 5 3 जा 15 मिनट इसको लगे, 15 मिनट इसको जाने में। आशु टेक्स 12 days टू कंप्लीट द वर्क, प्रणव टेक्स 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। आशु, प्रणव एंड रामू टेक 5 days to complete the same work. How many days will Ramu take to complete the same work? आशु एक काम को 12 दिन में करता है, प्रणव जो है उसी काम को 10 दिन में करता है। अब तीनों मिलकर के जो है 5 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का एक दिन का काम हुआ 1/5। ठीक है ना, और इसमें से हम कम कर देंगे इन दोनों के काम को, तो एक का हो गया 1/12 एक दिन का काम, और दूसरे का हो गया 1/10। तो इसको आप सॉल्व करो, इन दोनों के काम को हम ऐड कर देंगे, इस तीनों के काम में से इसके काम को घटा देंगे। तो बल्कि यहां भी बना दीजिए आप, इसका भी 60 बना दीजिए, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक साथ 60 बन जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो 12/60 माइनस 5/60 प्लस 6/60, तो ये हो गया 11, 6 5 11, तो 12 में से 11 गया तो 1/60। रामू का काम एक दिन का 1/60, इसका मतलब पूरा काम, तो पूरा काम उल्टा हो जाता है 60 days, इसका मतलब पूरे काम को ये रामू 60 दिन में करेगा। The LCM of two numbers is 28 times of their HCF. The sum of their LCM and HCF is 1740. If one number is 240, then what is the other number? देखिए दो संख्याओं का लॉस और मॉस का 28 गुना है वहां पर बढ़ता, तो क्योंकि LCM जो है 28 गुना है, तो अगर सपोज HCF 1 है तो इसका LCM 28 गुना यानी 28 हो जाएगा, 1 into 28 यानी 28। उसके लॉस और मॉस का योग इतना है, तो इसका योग कितना हो रहा है 28 + 1 29 हो रहा है, और इसका योग जबकि इतना है 1740 है, 1740, तो इसका मतलब कितने गुना ज्यादा है, हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो 29 6 जो होता है 174 और 0, तो 60 से गुणा करेंगे हम, तो इसका मतलब 60 टाइम्स ज्यादा है,
तो अपने आप हो गया, हम 28 को 60 से गुणा कर दो और HCF को, तो इसका मतलब इसका जो HCF है 60 हो गया और LCM 28 से गुणा करके, तो 28 से हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आएगा। तो ये इसका HCF हो गया, ये LCM हो गया। एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें ये है कि नंबर इंटू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से गुणा करने पर उतना ही गुणनफल प्रोडक्ट प्राप्त होता है जितना उसके LCM और HCF से गुणा करने पर होता है। तो इसका जो अगर हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 60 इंटू इतना और अपॉन 240। देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 6 कम 6, ये 6 से कट रहा है, 6 4 420 हो गया। एक संख्या 240 है तो दूसरी 420। अगला क्वेश्चन है 4 clocks rings at the time interval of 6 seconds, 8 seconds, 12 seconds and 18 seconds respectively. If they ring together at 12 AM, then how many times will they ring together within the time span of 6 minutes? 4 घड़ियां हैं, वो 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो 6 मिनट के अंदर वह कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे। 6, 8, 12 और 18, तो 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 9 जा। फिर देखिए 2 से 3 में नहीं जा रहा है, 2 2 जा, 2 3 जा और यहाँ पे 9 में नहीं जा रहा है, तो 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 2 ऐसे ही, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखिए हम इन सबका गुणा कर देंगे, ये बच गए, ये इसमें भी एक ही बार जाएगा, तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, एक और है 3 और 3 एक और है, एक 3 है, एक 3 ये है, तो ये कितना हो गया 3 3 9, 9 2 18, 18 36, 36 2 72, यानी 72 सेकंड के अंतराल पर वो एक साथ बजेंगे। तो 6 मिनट 12 बजे के बाद 6 मिनट में कितनी बार बजेंगे? तो 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 6 मिनट में 30 इतने सेकंड होते हैं। तो हम देखेंगे 72 से हम डिवाइड कर देंगे 360, तो 5 टाइम देखो, 5 2 10 का 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, 5 टाइम जा रहा है, तो इसका मतलब 5 बार एक साथ बजेंगे। व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 when divided by 18, 21, 24 leaves reminders 7, 10 and 13 respectively? 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणक जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचता है, वह है। ये बड़ा जटिल सवाल है, इस पे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें 23 का भाग किन किन में जा रहा है, ठीक है ना। इसको आंसर से हम कर सकते हैं, यहाँ इतना है तो इसमें 23 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसमें 23 का भाग जा रहा है, बाकी 23 से डिवाइड कोई नहीं हो रहा है, केवल यही आंसर होगा। बाकी इसमें देख लीजिएगा कि जरूर शेष इतना बचेगा। A milkman has 2 cans of milk containing 75 liters and 45 liters of milk respectively. What will be the measures of largest vessel that can measure the milk of the 2 cans exactly? बड़ा सा बड़ा बर्तन आपको बताना है। देखिए एक मिल्कमैन के पास एक 75 लीटर दूध है, एक में 45 लीटर दूध है। इनको बड़ा सा बड़ा बर्तन क्या हो सकता है कि जिससे इनको मापा जा सके, तो अर्थात इसका HCF लेना है, महत्तम समापवर्धक। जहाँ पे बड़ा सा बड़ा शब्द होता है तो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 75 और 45 भी डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 3 बचा, फिर एक बार डिवाइड हुआ, फिर यहाँ 5 बचा, 1 बचा। देखो ये डिवाइड हो रहा है, 15 2 30, तो इसका मतलब वह बड़ा सा बड़ा बर्तन 15 लीटर का होगा। इसका जो HCF है 915 आया। A table was purchased at ₹1000 and sold at ₹800. What was the gain or loss percent in the transaction? जो अगर कोई टेबल है उसको हमने 1000 में खरीदा
यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 1000 रुपीज है, और जो सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य, वो 800 है। तो इसका मतलब साफ है कि कम में बेचा है तो लॉस हुआ है। तो लेकिन लॉस कितना हुआ है? लॉस का मतलब घाटा या हानि। तो 1000 में से 800 आप कम कर दीजिए तो इसका मतलब 200 का लॉस हुआ है। तो जो लॉस परसेंट निकालते हैं, हानि का प्रतिशत, तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी जितना हानि हुई, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 1000 है तो 1000, ये 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए, तो इसका मतलब 20% का लॉस। The average weight of 6 boys get increased by 5 kg if a boy with weight 20 kg is replaced by a new boy. What is the weight of new boy? एक 6 लड़के हैं, देखिए, उनमें से एक 20 किलो भार का लड़का निकाल दिया और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया। तो उससे क्या हुआ? जो औसत भार उनका था वो 5 किलो बढ़ गया। तो पहले 6 बॉयज थे, ठीक है ना, तो अब एक 20 किलो का लड़का कम हो गया, तो जो नया औसत भार है वो 5 केजी बढ़ गया, यानी 6 लड़कों में कितना भार बढ़ा? 5 केजी, यानी कुल भार बढ़ा 30 केजी, भार बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। और उसमें से जो माइनस हुआ था पहले, जो, तो वो 20 केजी वाला लड़का माइनस हुआ, यानी उस जो नया लड़का था वो 20 किलो जो कम हुआ था वो भी उसने कवर किया। तो इसका मतलब जो नए लड़के का भार है वो 50 केजी होगा, क्योंकि 20 किलो उसका भी कवर किया और 5 किलो बढ़ने से उसका 30 किलो वेट और हो रहा है, तो इसका मतलब 50 किलो का नया लड़का था। A man covers a distance of 40 kilometer. He covers first 10 kilometer at 10 kilometer per hour, second 10 kilometer at 20 kilometer per hour, third 10 kilometer 30 kilometer per hour, and last 10 kilometer 40 kilometer per hour. What is the average speed of man? देखो, एक व्यक्ति ने अपनी 40 किलोमीटर की यात्रा में पहले 10 किलोमीटर गया वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे 10 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरे 10 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आखिरी 10 किलोमीटर गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो व्यक्ति की औसत गति बताइए। देखिए, फर्स्ट 10 किलोमीटर गया हो तो इसमें इसकी जो गया था ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसको जो टाइम लगा तो 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 बटे 10, ठीक है ना, दूरी बटे 4, तो 1 आवर में गया। सेकंड 10 किलोमीटर दूरी बटे 4 करके, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हाफ आवर में गया। तीसरे 10 किलोमीटर ये 1/3 आवर में गया, और लास्ट के चौथे 10 किलोमीटर ये 1/4 आवर में गया। तो यानी टोटल इसको जो टाइम लगा 125 मिनट लगा। तो 125 मिनट में कितने, या तो इसको हम सीधे भी जोड़ सकते हैं, ज्यादा बढ़िया यही होगा। 1 प्लस वो जो है 12 बन रहा है सबका, तो नीचे बन गया 12, तो यहाँ 12 भी होगा, तो 25 अपॉन 12 आवर लगे, ठीक है ना, इसको जाने में। अब औसत चाल बतानी है, तो इसकी जो चाल थी यानी स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल दूरी थी 40 और टाइम लगा इसको 25 और अपॉन 12 ऊपर चला जाएगा। तो इसको देखिए 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25, 5 8 40, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 96 अपॉन 5, 5 5 एकम 5, और यहाँ 46 बचा, 5 नमा 45, 1 बचा, तो यहाँ 0.2 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा जिसे कहेंगे, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा की। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 300 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ गार्डन?
5 मीटर चौड़ा आयताकार उद्यान है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर और लंबाई आपने ज्ञात कर ली है। इसकी चौड़ाई, जब एरिया दे रखा है तो एरिया, क्योंकि इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो सीधी सी बात है, अगर हम एरिया में 300 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 हो गया 5, 5 6, इसका मतलब 60 मीटर इसकी लेंथ हो गई। If the square of a number is added to the square of 28, the result is 1808. What is the number? एक संख्या के वर्ग में 28 का वर्ग जोड़ने पर इतना आता है, 1808 आता है, वह संख्या क्या होगी? तो 28 का वर्ग जोड़ा ना, तो पहले हम 28 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 28 का वर्ग 784 हुआ, तो इसका मतलब हम, क्योंकि किसी संख्या के वर्ग में इतना 784 जोड़ने से इतना प्राप्त होता है, तो हम इतने में से 784 को घटा देंगे। इसका मतलब उस संख्या का वर्ग 1024 है, 1024 है, तो इसका वर्गमूल निकालना हमें है, तो ये हो जाएगा 124। और इसका वर्गमूल ऐसे भी नहीं हम निकाल सकते हैं जोड़े बना के, 3 3 जा 9, इसमें 3 है 3 6 हो गया, 124 यानी 32 का स्क्वायर। तो इसमें 32 का स्क्वायर जोड़ने पे यह संख्या प्राप्त होगी। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज 56. The ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. एक दर्जन पेन का मूल्य 180 है, तो क्योंकि एक डजन यानी 12 पेन मिल रहे हैं 180 के, तो एक पेन कितने का होगा? 180 अपॉन 12, तो 12 1 जा 12, 60 हुआ, 12 5 जा 12 5 60, तो 15 रुपीज का एक पेन हो गया, 1 पेन। ठीक है, अब एक ये है 8 बॉल पेन है 56 रुपए के, तो 8 बॉल पेन पेन्स इक्वल टू 56, तो 1 बॉल पेन कितने का हो गया? 56 अपॉन 8, तो 7 रुपीज का हो गया, इसलिए 15:7 ही रहेगा। एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? A truck requires 108 liter of diesel for covering a distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover distance 1650 kilometer? और एक तरफ लिख दो लीटर या डीजल, ठीक है, किलोमीटर और डीजल। तो पहले किलोमीटर कितना चला? 594, 594 किलोमीटर चला 108 लीटर। अब 1650 किलोमीटर जाना है, तो x, तो इसमें तीर का निशान एक ही तरफ, क्योंकि यहाँ किलोमीटर बढ़ जाएंगे तो डीजल भी बढ़ेगा, तो x अपॉन 108 बाई 6050 इन बाय 594। अब ये 108 कहां चला जाएगा? यहां, तो इसको आप काट सकते हैं, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 36, यानी 300 लीटर पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ठीक है ना, इतना जाने के लिए। अगला है मूलधन रुपए 5000 का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के समय में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ इतना पीरियड 3 इयर्स। तो इसमें क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मैं इसको हिंदी में कर रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर, ताकि हिंदी के बच्चे भी समझ जाएं, मूलधन गुणा दर। तो मूलधन हो गया जो कर्जे में लिया जाता है 5000, गुणा दर का मतलब जो रेट होता है, तो देखो इसको 7 दूना 14 1 15, तो इसका हो जाएगा 15/2, तो 15/2 गुणा समय है 3 वर्ष और अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम काट दीजिए, तो 2 0 ये कटे, 2 0 ये कटे, टू 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, अब 15 3 45 हुआ। इसको क्या करेंगे? 15 पंजे 75, 7 15 2 30 7 37 इंटू 3 हो गया
3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21, 22 और 2 बचा, 3 3 जा 9 अप टू 11 रुपीज हो जाएगा इंटरेस्ट, 1125 रुपए ये वाला। किसी त्रिभुज के कोण किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, हमें पता है कि जो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं, अंदर के कोण होते हैं, उनका मान 180 डिग्री होता है। तो 1:2:3 के हैं, तो ये 180 डिग्री के बराबर है। तो इसको मतलब 1 को हम x मान लेंगे, तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180, ठीक है। और तो इसका मतलब 3 है तो 5 1 6, तो 6x इक्वल टू 180 है। तो x इक्वल टू x का मान हो जाएगा 180 में हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 6 3 18 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक कोण 30 है, उसका 2x हो जाएगा, 2x में तो 30 इंटू 2 हो जाएगा यानी 60, और 3x में 30 इंटू 3 या 2, तो ये 60 हो जाएगा और तीसरा 90 हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, अगर दोनों का योग 48 है तो संख्या बताइए। वन नंबर exceeds another number by 36. The sum of numbers is 48. Then the numbers are. तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है और योग 48 है, तो इसका मतलब हम इसमें से पहले 36 ही कम कर दो, 2 1, इसका मतलब जो दो संख्याएं हैं वो बराबर है, उनका योग कितना है 12 है, तो इसका मतलब एक संख्या 6 है, ठीक है ना। तो एक संख्या जब 6 है तो दूसरी संख्या 48 में से 6 कम कर दो, 42, तो दूसरी संख्या 42 हो जाएगी, 42 एंड 6। तो ये लास्ट सेकंड सवाल था, आप केवल एक लास्ट सवाल, अब 50वां सवाल कर रहे हैं। तो ये 50वां लास्ट सवाल है, ये बहुत ही आसान है। और किस समय घड़ी के दोनों सुई के बीच का कोण पूरे रिज कोण के बराबर होता है? एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एग्जैक्टली वन स्ट्रेट एंगल? तो स्ट्रेट एंगल या सरल कोण या रिज कोण बोलते हैं 180 का, जब सीधी होती है घड़ी की सुइयां, तो सीधी जब घड़ी की सुइयां कब होती हैं? जब 1 मिनट की सुई 12 पे और आवर की सुई 6 पे होती है, तो इसका मतलब 6 बजे 6 AM। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ये प्रश्न आए होंगे, आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।